दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं तवांग में हूं और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में रूबरू होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी मौजूद हैं। उनसे हम आज सवालात करेंगे, खासकर हम जो सियांग अपर मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट को लेकर के, जो कि हाल ही में सरकार ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट करार किया गया है, तो इसके बारे में सर से हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे इशू में सर से हम सीधा बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी स्वागत है तवांग में। आप इतना दूर इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आया है, तो आपको भी स्वागत है जी। तो सर, हम सीधा आपसे सवाल जवाब शुरू करेंगे। पहला सवाल यही है कि जब सम्प की हम जब बात करते हैं, जो सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात करते हैं, आज बहुत सारे आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल में भी देख रहा होगा कि वहाँ के पब्लिक जो है आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो डैम को लेकर के, और हालांकि बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपसे मेरा सीधा सवाल यही है कि ये नेशनल प्रोजेक्ट को कब जो है सरकार के तरफ से इसको जो है नोटिफिकेशन किया गया था कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे जाना जाएगा सर? तो सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का जो कहानी है वो अभी का शुरू हुआ वाला कहानी नहीं है, नया कहानी नहीं है। 2008 में उसमें दिल्ली में उस वक्त में शायद यूपीए का गवर्नमेंट था। उस वक्त में एक कैबिनेट नोट इनिशिएट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त ही डिक्लेयर किया था 2008 में कि सियांग प्रोजेक्ट जो है ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। इसका बाद चलते हुए 2016 में भी इसको फिर दोबारा तय हुआ कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है जी। तो बेसिकली नेशनल प्रोजेक्ट सर, उसमें पूरा भारत वर्ष का पूरा नेशनल प्रोजेक्ट को मतलब एक लिस्ट जारी किया था। उसमें पीआईबी का उसमें भी होलिस्टिंग में भी होगा और जो प्रोजेक्ट्स जो जारी किया है। तो इसमें देखिए कि मैं काफ़ी बार बोला हूँ कि अरुणाचल प्रदेश अगर हाइड्रो पावर का डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो हम लोगों का स्टेट जो है लार्जेस्ट कैपेसिटी है हाइड्रो पावर पोटेंशियल्स में। मोर देन 50,000 मेगावाट का कैपेसिटी है। तो लेकिन हाइड्रो पावर भी अभी बहुत सारा रीजन्स में लोग वेलकम भी कर रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। अभी का तारीख में करीबन 18,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अलग अलग रिवर्स में काम चल रहा है। तो जब हम लोग सियांग का प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट केवल नहीं है, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। और इसका कहानी इस प्रकार से है कि नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर होने लायक किस स्थिति में ये जाके डिक्लेयर हुआ, सवाल ये बनता है। तो इसमें अभी ये देखना है कि हमारा जो पड़ोसी जो मुल्क है, पड़ोसी देश है तिब्बत। अभी तिब्बत तो अभी का टाइम में चाइना के अंडर में है, चाइना के कंट्रोल में है। तो चाइना ने ये फैसला ऑलरेडी बहुत पहले से ही फैसला किया है कि वहाँ में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेंगे। और 2021 में हमें याद है, आप लोग भी मीडिया में भी चेक कर सकता है, और चाइना का जो प्रीमियर है शी जिनपिंग जी, वो 2021 में उस सेक्टर में जहाँ से सियांग का जो लास्ट सेक्टर में आया था वो आके प्रोजेक्ट को भी वो फिजिकली वो देख के भी चला गया। जाने के बाद फिर उन लोगों का जो 5 ईयर प्लान में ये पास भी हो गया है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि चाइना को लेके जो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी होता है, वाटर शेयरिंग एक अंडरस्टैंडिंग होता है, जो एक नदी अगर एक देश से दूसरा देश में बहता है तो उसका वाटर एक ट्रीटी भी होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है वो वाटर ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है। अगर वो सिग्नेटरी होता तो ये जो प्रोजेक्ट जो तिब्बत में जो चाइना प्रपोज कर रहा है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होना था अगर वो सिग्नेटरी होता तो। क्योंकि सिग्नेटरी होने का बाद फिर नेक्स्ट जो कंट्री का जो वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर सिक्योरिटी के बारे में जो भी नॉर्म्स है उसको फुलफिल करना पड़ता है। सीधा डाइवर्ट नहीं कर सकता, सीधा डाइवर्ट या सीधा उसको ज़्यादा उसको स्टोरेज कर नहीं सकता है। तो वो होने से तो एक्चुअली हम लोगों का जितने भी जो सियांग बेल्ट में जो फ्लड आता है, इवन आसाम टिल बांग्लादेश में जो फ्लड आता है, वो सब भी कंट्रोल हो जाएगा। प्रॉब्लम तभी जाके अभी नेशनल प्रोजेक्ट इसलिए दर्जा मिला है क्योंकि चाइना इज़ नॉट इन सिग्नेटरी ऑफ इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी। तब जाके अभी भारत सरकार ने सोचा है कि अपने लोगों का सिक्योरिटी के लिए नंबर 1 तो वाटर सिक्योरिटी, नंबर 2 का अगर फ्यूचर में अगर इनकेस कुछ अगर उस प्रोजेक्ट को तिब्बत में जो बन रहा है प्रोजेक्ट उसको ऐसा अगर वाटर बॉम्ब अगर के तौर पे यूज़ किया जाएगा तो इतना मैसिव डिस्ट्रक्शंस होगा। तो उस डिस्ट्रक्शंस को बचाने के लिए तब जाके ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को एक नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिला हुआ है। तो इस चीज़ को लेके हमारा भारत सरकार के साथ में भी काफ़ी मीटिंग हुआ है
तो भारत सरकार का यही चाहत है कि वहाँ के लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में और भी अवेयरनेस क्रिएट करके तो वहाँ में ये प्रोजेक्ट जो आना चाहिए। तो हमारा राज्य का ओर से अभी काफ़ी महीना से ही हम लोग कोशिश कर रहा है। सबसे पहले कोशिश तो हम लोग ने ये किया कि वहाँ के जितने भी जो अपने आदि समाज का, क्योंकि सियांग जो बोलते हैं तो आदि समाज का ही है, तो आदि समाज का जो एमिनेंट लीडर्स लोग हो गया, वहाँ में हम लोग एक कमेटी भी गठन किया और उस कमेटी को हेड भी फॉर्मर मिनिस्टर तमियो तागा जी ही कर रहा है और वेरियस फिर सब कमिटीज़ भी बनाया हुआ है ताकि लोगों को इसका बारे में चर्चा करें, इसका बारे में और भी अंडरस्टैंडिंग और ताकि कोऑपरेशन मिले। इसके अलावा फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जितने भी ऑनरेबल एमएलएस हैं उन लोगों का ज़रिए से भी हम लोग बातचीत चल रहा है और डिपार्टमेंट का दृष्टि से देखा जाने से हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मिन जी जो हाइड्रो पावर का भी मिनिस्टर है वो भी कॉन्स्टेंटली वहाँ का लोगों का साथ में भी टच में भी है और रिसेंटली भी उनका लीडरशिप में एक मीटिंग भी हुआ है ईटानगर में और हमारा कमिश्नर हाइड्रो है, चीफ इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग हैं, सभी लोग हैं। इसके बाद फिर जिला में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी लोगों का कोशिश है कि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करके सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए या इस प्रोजेक्ट को इन डेप्थ जानने के लिए हम लोगों को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट PFR के नाम से जाना जाता है। तो PFR जो है आज क्योंकि आप इतना दूर चल के आए तो थोड़ा सा समय में लेना चाहूँगा। तो PFR जो है सबसे इनिशियली जो होता है कि PFR होने से तब जाके पता चलेगा कि कौन सा पोजीशन में ये स्ट्रक्चर बनेगा, तब जाके जीरो इन होके अगर PFR होने का बाद तो पता चलेगा कि कौन सा जगह में ये जो स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर जो बनेगा, तब जाके फिर सबमर्ज एरिया कहाँ तक होगा, अभी कौन कौन सा गांव भी सबमर्ज होगा, तब जाके क्लियर पिक्चर जो है पता चलेगा। इसके बाद फिर पब्लिक उस प्रोजेक्ट को अगर एक्सेप्ट करने से तब जाके फिर इसके बाद बाकी उन लोगों का जो रेगुलर जो काम है वो सब काम फिर सेकेंड स्टेज में शुरू होगा। तो इसमें अभी सबसे पहले तो हमारा कोशिश तो वही है कि PFR को सब मिलके होना देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए PFR को लेके। PFR को सपोर्ट करने से तो पता चलेगा कि वो जो स्ट्रक्चर का हाइट भी कितना बड़ा स्ट्रक्चर का डैम और बैरेज जो भी है, डैम बोलो या बैरेज बोलो, कितना मीटर्स का हाइट होगा। इसके बाद वहाँ में उन लोगों का जो ज़मीन जो है कितना सबमर्ज होगा, तो क्लैरिटी का साथ पता चलेगा। तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है, उसमें एनवायरनमेंट को भी कुछ डिस्ट्रक्शंस नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है। केवल वो एक मशीन आके ड्रिलिंग करके रॉक निकलेगा नीचे से, रॉक का टेस्टिंग होगा 2-3 जगह में, वो लोग ड्रिलिंग करके रॉक टेस्टिंग करके तब जाके वो लोग डिसाइड कर पाएंगे टेक्निकली कि कहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन क्या है, आप भी शायद रिसेंटली वहाँ होके आया है, तो इसमें अभी सियांग में जितने भी जो गाँव हैं और आदि समाज बहुत ही इनोसेंट है वो लोग, तो उन लोगों को शायद एनवायरनमेंट के नाम पे कई सारा लोग ने शायद भड़काया भी होगा और बहुत लोगों का शायद ये एक सोचना भी है कि अगर PFR हो जाने से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसे भी हो बन जाएगा। तो ये पूरा गलत वो लोग रिमर्स फैला रहा है, हमारा इनोसेंट गाँव वालों को मिसगाइड कर रहा है। PFR होने के बाद मैंने पब्लिक के लिए भी बहुत जगह में मैंने कहा और आदि बेल्ट में भी जितने भी जो सीनियर लीडर्स लोगों को भी मैंने पर्सनली आश्वासन भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक का विल का अगेंस्ट का काम नहीं करेगा। अभी PFR होने का बाद तब जाके ऑफिशियली पब्लिक हियरिंग भी कंडक्ट किया जाएगा, पूरा अपना उसका नियम नीति के साथ में पब्लिक लोगों का व्यूज़ लेंगे। जो पब्लिक हियरिंग करके पब्लिक ओके होने का बाद तो भी जाके ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। ये मैं आज आपके अरुण भूमि मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन भी दें। तो इसका मतलब सर ये हुआ ना कि PFR अगर होता है और कल को उसी जगह में डैम बनना है, तो अगर पब्लिक अपोज करता है तो उसको भी सरकार मानने को तैयार है सर? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। इसमें PFR होने से क्या होगा कि आपको पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल भी थोड़ा सा ताकि गांव वाले समझे ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जो बीमार होता है तो हम लोग मेडिकल जाता है कि नहीं? तो डॉक्टर तो आपको ऐसे देख के तो दवाई नहीं देगा, है कि नहीं? अंदर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है तो एक्सरे करेगा या MRI या जो भी अल्ट्रासाउंड करेगा, तो रिपोर्ट आने के बाद तब जाके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक उसी प्रकार से PFR भी यही है। PFR अभी फिलहाल हम लोग जितने भी जो आज बात कर रहा है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में, ये पूरा हवा में है। एग्जैक्टली कहाँ बनेगा, कौन सा लोकेशन में बनेगा,
ना डिपार्टमेंट को पता है, ना हमको पता है, ना भारत सरकार को पता है। तभी पता चलेगा जो पीएफआर होने के बाद। तो पीएफआर होने के बाद में पूरा क्लैरिटी आएगा कि इसमें सबमर्ज कितना एरिया सबमर्ज होगा, कितना गांव, कितना खेती सबमर्ज होगा। तो तब जाके क्लैरिटी आएगा। तभी पब्लिक हियरिंग भी तभी होगा। पब्लिक हियरिंग भी तभी होगा। तो उसमें पब्लिक हियरिंग में अगर पब्लिक जो है अपोज करता है, जैसे आपने पहले कहा, पीएफआर होने के बाद में जहां में फिजिबल होगा उसमें अगर पब्लिक हियरिंग करके पब्लिक अगर उसमें अपोज करता है तो उस समय सरकार जो है पब्लिक के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। इसका मतलब नहीं जाएगा। आज आपका ये रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, ये पूरा आर्काइव्स में रहेगा। वो सरकार की ओर से मैं आश्वासन देता हूँ, पब्लिक हियरिंग में अगर इस प्रोजेक्ट को पब्लिक अगर ना बोलेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेगा। सर, इसमें लॉजिक क्या है कि जब आप इलेक्शन के दौरान गए थे उस समय भी आपने कहा कि जिसको पब्लिक ये आज की डेट में भी बोल रहा है कि पेमा खांडू सरकार जो है ज़बरदस्ती कर रहा है, उसमें आपने कहा था कि पब्लिक अपोज करेंगे तो हम कभी भी दम को नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके सरकार जो है पब्लिक के साथ चलने वाला सरकार है। तो इसको आप एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इस बात को, जो बोलिंग में जो आपने इलेक्शन के दौरान जो भाषण दिया था सर, इसको? नहीं, इलेक्शन से पहले का बात है ये जो मैंने कहा था, वो बात मैं आज भी स्टैंड करता हूँ। पब्लिक का व्यूज़ का अगेंस्ट में ये प्रोजेक्ट आगे हम लोग नहीं बनाएंगे, वो आज भी हम स्टैंड कर रहा है। क्योंकि ये एक नेशनल, अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता तो अगर पीएफआर भी अगर नहीं चाहिए तो हम पीएफआर को भी ड्रॉप कर देता। क्योंकि पीएफआर को इसलिए करने देना है क्योंकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। क्योंकि भारत सरकार को भी एक क्लैरिटी एक आना है कि उसमें नेशनल प्रोजेक्ट में कम से कम अपना स्टेट वाला लोग कोशिश करके, गाँव वाला लोग कोशिश करके कम से कम एक रिपोर्ट तो मिला है हम लोगों को। तब जाके उसका इफेक्ट जो है मैंने बताया, क्लैरिटी, स्ट्रक्चर का क्लैरिटी तो भी हो पाएंगे। तब जाके फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर उसमें भी लगेंगे कि नहीं ये प्रोजेक्ट जो है अच्छा नहीं है तो इसको ड्रॉप कर सकता है। लेकिन इसमें अभी मेरा हमेशा यही कहना है कि देखिए आजकल अभी दुनिया इतना तेज़ी से बदल रहा है। आज कहीं भी देखो दुनिया में हर एक कंट्री में वार चल रहा है, वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अभी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद अभी भारत और ख़ास करके चाइना का जो रिलेशन किस प्रकार से उभर के आएगा ये हम लोग बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत ही पहले से अभी इतने सालों से 1962 से जब युद्ध हुआ चाइना के साथ में, अरुणाचल में कई सारा लोकेशंस में युद्ध हुआ, तब से लेके अभी तक उतना ज़्यादा रिलेशंस में सुधार भी नहीं आया, ये हम लोग देख सकता है। तो आज से 10, 15 या 20 साल बाद अभी क्या रिलेशन होगा उसको भी हम लोग बोल नहीं पाएंगे अभी। इसलिए क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा ठंडा दिमाग से सोचना ये बहुत आवश्यक है कि मान लीजिए तिब्बत में कल ये प्रोजेक्ट चाइना तो बनना तय है, क्योंकि उन लोगों का गवर्नमेंट का पॉलिसी में ये पास हो चुका है। और वहाँ तो चाइना तो एक आपको पता है सरकार कैसे चलता है, वहाँ में सरकार ने एक हुक्म कर दिया वो कानून बन जाता है। तो वहाँ में ना मीडिया का प्रेजेंस है, ना पब्लिक हियरिंग होता है, ना पब्लिक का व्यू पूछा जाता है, कुछ पूछा नहीं जाता वहाँ। तो वहाँ में अभी ये स्ट्रक्चर बन जाने के बाद में एक नंबर तो सियांग का नदी सूख जाएगा, विंटर्स में काफ़ी सूख जाएगा। वो नदी सूखने से फिर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी में काफ़ी असर होगा, उनका खेती बागान में भी काफ़ी असर होगा। ये एक नंबर प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हम जो फील कर रहा है और हमें काफ़ी डर भी है कि ये है कि जैसे मैंने बताया कि आज पूरा विश्व में वार सिचुएशन लाइक चल रहा है। तो आज से 15-20 साल बाद का जो सिचुएशन है उसमें अगर चाइना ने उस प्रोजेक्ट को एक वाटर बॉम्ब की तरह में अगर उन्होंने यूज़ कर लिया, भगवान ना करे कि इस प्रकार का हो, मगर अभी आजकल का सिचुएशन देखते हुए हमें नहीं लगता कि वो लोग मतलब ऐसे नहीं करेंगे, वो कर भी सकता है। अगर इन केस ऐसे यूज़ हो गया तो आप देखिए कि पूरा हमारा टूटिंग इंक्योंग से लेके जितना भी जो सियांग बेल्ट का डिस्ट्रक्शंस, पासीघाट एरिया में डिस्ट्रक्शंस, वहाँ से आसाम में जो डिस्ट्रक्शंस होगा टिल बांग्लादेश, मैसिव डिस्ट्रक्शंस होगा, हम लोग कल्पना भी कर नहीं सकता। प्रॉपर्टी लॉस इतना हो जाएगा। प्रॉपर्टी लॉस तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन इतना लाखों की संख्या में लोगों का जान भी जाएंगे इसमें। तो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? अभी सवाल वही आता है। तो मेन मुद्दा वही है। तो लेकिन जब, क्योंकि हम लोग भी ये बोलते हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात की जाती है, फिर नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाती है, तो चाहे मीडिया हो या फिर पब्लिक हो या फिर सरकार हो, हम सभी लोग नेशनल के साथ खड़े हैं, उसको हम सभी को समझना चाहिए। लेकिन इसमें सर लॉजिक क्या है कि, क्योंकि ये हमेशा सवाल की जाती है कि जब यरलो संगपो की जब बात करते, जो जिसको सियांग में ऊपर जो तिब्बत में ये नाम दिया जाता है, उसमें जो 60,000 मेगावाट का, जैसे अभी आपने जिक्र किया, अगर चाइना बनाता है तो 60,000 मेगावाट का और हम लोग बना रहे 11,000 का, तो
इसमें लॉजिक क्या है कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कल को यदि 60,000 को छोड़ भी देता है तो 11,000 तो उसका कैपेसिटी की तुलना में अगर हम 10 से भी गुना करता है तो नहीं पहुंच पाता। ये लोगों का सवाल है। तो इसमें सरकार इसको क्या लॉजिक बता रहा है सर? इसमें इसको काफ़ी बार आपको पूछा भी गया। हाँ हाँ, इसमें देखिए कि अभी ये तो जस्ट मैंने जैसे कहा कि अभी तो सब हवा में है। अभी कोई लोग बोलता है 10,000, कोई 9,000 भी बोलता है, कोई 11,000 भी बोलता होगा, आप सुना होगा, कोई 12,000 भी बोलता है। तो इसलिए PFR होना ज़रूरी है। तब जाके एक्चुअली हम लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म में कितना स्टोरेज हम लोग कर पाएगा। उस वक्त में हम लोगों को सवाल करना है ये टेक्निकल क्वेश्चन। ये टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। तब जाके PFR होने का बाद ही ये तो एराइज होगा। मान लीजिए कि आपने कहा कि अभी हम लोगों को भी जो मीडिया में देखने को आ रहा है कि चाइना वहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहा है उसका कुल मिला के शायद वेरियस स्टेजेस में होगा, अलग अलग स्टेजेस में होगा, सबको मिला के टोटल 60,000 है। तो उसको लेके हम लोगों का यहाँ का जो सिंगल प्रोजेक्ट का कैपेसिटी का मुताबिक तब जाके ये सब टेक्निकल क्वेश्चंस जो है डिपार्टमेंट जो NHPC जो एक्सपर्ट है उसको तब जाके हम लोगों को पूछना है। पूछ के अगर सेटिस्फाइड नहीं लगे तो हम लोग वी कैन ऑलवेज शट डाउन दिस प्रोजेक्ट। यही तो है पब्लिक हियरिंग। जी बिल्कुल, मतलब ये एक कन्फ्यूजन था क्योंकि सर ने जैसे बताया उस समय भी जब चाइना के हम लोग जिक्र करते हैं तो एक साथ में 60,000 डैम तो नहीं बन सकता, अलग अलग उसको मिला के जो है हो सकता है। सर अगला सवाल मेरा ये है कि हाल ही में सरकार ने अपने फेसबुक हैंडल से भी इसको किया था कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया। तो नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया तो इसको इतना लेट अभी आप लोगों ने, ये पहले भी तो आप अपना पेज में डाल सकते थे, अभी रिसेंटली आप लोगों ने डाला। शायद अरुणाचल के मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसको, अभी सियांग डैम को जो है आप लोगों ने नेशनल प्रोजेक्ट करार दिया। हालांकि शुरू में आपने बताया कि 2016 को भी इसको ऑलरेडी उसमें भारत सरकार की तरफ से किया गया था। तो इसको इतना लेट कैसे हुआ सर? इसमें कुछ गड़बड़ हुआ? इसमें देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ है 2008 में, 2008 में ही डिक्लेयर हुआ। तब से लेके उस वक्त में ब्रह्मपुत्र बोर्ड, शायद आपने सुना होगा, आसाम में जो था, तो ब्रह्मपुत्र बोर्ड पीस मिल में कुछ वाटर का डाटा लेते हुए जो काफ़ी सर्वे वगैरह भी किया है। तो उस वक्त में भारत सरकार को भी उतना शायद जोर नहीं दिया इस प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि चाइना में वहाँ तिब्बत में चाइनीज़ लोग ने इसको भी वहाँ पे कुछ एक्टिविटी शायद उतना उन लोगों ने नहीं किया। लेकिन मैंने जैसे बताया कि 2021 में जो वहाँ पे चाइना का प्रीमियर जो वहाँ प्रोजेक्ट देख के जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको 5 ईयर प्लान में उसको जो पास हो गया, तब जाके हम लोगों को भी सीरियसली इसमें काम का जो फोकस जो है वो मिलना शुरू हो गया। तो अभी रिसेंट कैबिनेट में हमने ये भी तय किया कि लोग में अभी बहुत सारा लोग इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में भी नहीं है। कोई सेक्शंस अपोज करने वाला भी है और नहीं करने वाला का भी तादाद अच्छा नंबर्स में है। लेकिन उन लोगों का भी वही एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो खास करके कंपनसेशन रिलेटेड लैंड कंपनसेशन वगैरह हो गया या अन्य जो भी हो गया, तो उसको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट क्लैरिटी देने से ठीक है बोल के हमने बताया। तो मैंने भी अभी रिसेंट कैबिनेट में एक कमेटी का गठन अनाउंस किया। वो कमेटी जो है लैंड रेट्स के बारे में भी पूरा उसको वर्कआउट करके उसको भी पब्लिक डोमेन में हम लोग लेके जाएंगे। उसका अप्रूवल लेकिन भारत सरकार से हम लोगों को लेना होगा। अभी कोशिश तो वही है, क्योंकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। नॉर्मल हम लोगों का जो लैंड कंपनसेशन से भी हम लोग उसको ज़्यादा देने का वो प्रयास रहेगा। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार भी इसमें हम लोगों को कोऑपरेट करके मदद करेंगे। तो ये भी ऑलरेडी कैबिनेट से हम लोग पैरेलली ये काम भी हम लोग शुरुआत हो रहा है, ताकि पब्लिक का जितना भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का। पब्लिक ये भी बोल रहा था कि उनको कंपनसेशन के लिए कुछ बताया नहीं गया है। इसका मतलब ये भी उस जगह में फंसा हुआ है कि ये भी PFR होने के बाद ही होगा। एक्चुअली तो PFR का बाद ही सब कुछ होना है, कंपनसेशन वर्कआउट उसका बाद ही होना है। मगर मैंने कहा ठीक है, एडवांस में आप लोग काम शुरू कर दो, क्योंकि ज़मीन तो ज़मीन ही है, वहीं तो है, कहीं वो जाने वाला तो नहीं है। तो रेट कैलकुलेशन जो है, थंब रूल जो होता है, एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन ब्रॉडली मतलब उसी लाइन में ही रेट बन जाएगा। क्योंकि ब्रॉडली एग्जैक्ट तो लोकेशन तय होने का बाद ही तो एग्जैक्ट होगा। अभी फिलहाल जो भी कमिटी सेक्रेटरी ग्रुप बना गए वो भी थोड़ा सा टेम्पोरेरी टाइप का ही हो सकता है, लैंड वाला जो है। लेकिन वो तो लैंड का रेट जो है वो हम लोग फिक्स करके भारत सरकार के साथ में हम लोग अप्रूवल ले लेंगे। अभी तक जो सियांग अपर मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस आप लोगों को भेजा क्या सर? भारत सरकार तो देने के लिए तैयार है। भारत सरकार की ओर से इवन मॉडल विलेज का भी कॉन्सेप्ट करके करीबन 160 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा देने के लिए तैयार है। मगर हमने देखा है कि मॉडल ये विलेज का कॉन्सेप्ट जो है इतना जल्दी अभी लोगों में उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग उसको फिर रीमॉडलिंग करके उसको, ताकि अपना
जो लाइवलीहुड में किस प्रकार से बेनिफिट दिया जाएगा, उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहा है अभी। तो भारत सरकार की ओर से पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए खास करके इस प्रोजेक्ट का साथ में जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। इनफैक्ट देखा जाने से तो अगर ऑप्टिमिस्टिकली देखा जाने से ये पूरा अपना सियांग बेल्ट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश, आज हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारा युवाओं को जॉब के बारे में हम लोग को चिंता करना पड़ता है। सभी यूथ लोग हमेशा गवर्नमेंट नौकरी में ही ढूंढ के बैठता है, मगर गवर्नमेंट तो उनका अपना लिमिटेशंस होता है, सभी को गवर्नमेंट नौकरी हम लोग दे नहीं पाएंगे। अभी सब लोगों को जॉब सीख करने के लिए या तो आपको बिजनेस संभालना होगा या तो फिर कंपनीज में आपको काम करना होगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू से। तो अभी देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट है पूरे भारत देश में भी ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा ये सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में। करीबन 1,50,000 करोड़ 1,50,000 करोड़ इन वन एरिया, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अभी ऑप्टिमिस्टिकली मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिकली देखा जाने से मान लीजिए कल में ये प्रोजेक्ट आ जाने से पूरा सियांग के जितने भी जो आदि बेल्ट का सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। उसमें अभी मैंने इवन ये तक भी भारत सरकार को बोला है कि उसमें आदि बेल्ट में जो यह प्रोजेक्ट होगा तो पूरा एक नेकलेस रोड भी बनाने के लिए ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्रिंसिपल एग्रीड हो गया। इसके बाद देखिए वो प्रोजेक्ट पर लैंड कंपनसेशन अच्छा रेट मिलेगा और उन लोगों का गांव जो सबमर्ज होता है उसको रिलोकेट जो करेंगे वहाँ में जहाँ भी रिलोकेट करेगा वहाँ का भी लैंड कंपनसेशन मिलेगा और जो भी गांव जो वहाँ में डेवलप करके देना है वो भी सरकार डेवलप करके देगा। अच्छा स्कूल्स होगा, अच्छा मेडिकल होगा, विलेज जो काफ़ी एक प्लान वे में विलेज बन जाएगा। इसके बाद फिर टूरिज़्म पोटेंशियल्स आप देखिए, इतना अच्छा टूरिज़्म पोटेंशियल बनेगा वहाँ पे पूरा लेक में पूरा आप बोटिंग कर पाएगा, टूरिज़्म इतना अच्छा बढ़ेगा। तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमिस्टिकली दूसरा साइड में सोचने से तो हमको लगता है कि इसको वेलकम करना चाहिए। तो सर आप बोलता है कि आपका सरकार जो है पब्लिक का सरकार है। अभी रिसेंटली जो है पावर का जो कंसर्न मिनिस्टर चौनामेन सर जो है SIFF के साथ में बैठक हुआ, लेकिन खबर ये मिला है कि उस बैठक में नतीजा नहीं निकाला। तो आपने भी देखा होगा कि इसको ऐसा कुछ तरीका नहीं कर सकता है क्या जिसमें आप सरकार के साथ और वहाँ के पब्लिक के साथ में मास मीटिंग हो जहाँ पर लोगों की बात को सुनी जाएगी? क्योंकि हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पब्लिक का आवाज़ को सुना जाता है, सरकार सुनने के बाद पब्लिक के पॉजिटिव जो डेवलपमेंट के लिए जो है उसमें कदम उठाता है। तो इसको लेकर के आपने ऐसे नहीं सोचा क्या? जी सर बिल्कुल सोचा हुआ है। इसलिए तो हम लोग ने देखिए इनिशियली मैंने जो बताया ना कि इस चीज़ को लेके लोगों में अवेयरनेस करने के लिए एक लोकल वे में लोकल अप्रोच हम लोग ने कोशिश किया हुआ है और वो कमिटीज़ काम कर भी रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो लोग पूरा कोशिश कर रहा है। जो तमियोतागा साहब का अंडरशिप में जो कमिटी एक बनाया था, सब कमिटीज़ भी है, वो लोग भी काम कर रहा है। अपना जितने भी MLAs है वो लोग भी अपना तरीक़ा से लोगों को समझा रहा है। तो अभी DCM साहब का लेवल तक एक मीटिंग भी हो गया है। अभी नेक्स्ट लेवल जो मीटिंग होगा वो हमारे लेवल में होगा। तो ये मीटिंग भी हम प्रपोज करने वाला है SIFF को कि आप लोग डेलीगेशंस आप लोग लेके आइए, हमारे साथ में बैठिए, पूरा इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग इसका बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में वो हमारा ड्यूटी है, वो हमको करना ही है। क्योंकि अभी DCM साहब का लेवल तक हो गया, अभी नेक्स्ट लेवल CM लेवल में मीटिंग होगा। मैं इन्वाइट करूँगा उन लोगों को। आपकी सरकार की तरफ से जो आपका जो वहाँ से जो विधायक जो रिप्रेजेंटेटिव करता है उनका ये किसी लोगों का ये कहना है कि जो लोग संप को लेकर के जो लोग आवाज़ उठा रहा है, जो पब्लिक के आगे जा कर के जो लोगों को अवेयरनेस गलत तरीके से दे रहा है, ये लोग जो बाहर का एक्टिविस्ट होता है। तो आपको क्या लगता है जो लोग सियांग डैम को लेकर के जो लोग बोलिंग में गेकू में जो पब्लिक के साथ जो किसानों के साथ जा कर के जो एंटी के लिए जो लोग मैसेज फैला रहा है, ये गलत है या फिर सही है? इसको आप क्या देखते हैं सर? देखिए डेमोक्रेसी में हर एक चीज़ में ऑब्जेक्शन करना ये पब्लिक का, हर एक लोगों का, सिटीजन का हक होता है। अभी सवाल इसमें यही है कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, तो हम लोगों का भी सोच विचार जो है नेशनल इंटरेस्ट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। मैंने जैसे पहले कहा, अगर ये सिंपल एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता, अगर पब्लिक लोग PFR मत करो बोलने से हम मना कर देता, PFR होने नहीं देता। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपका चैनल के माध्यम से कि आज जितने भी जो लोग इस प्रोजेक्ट को लेके जो एंटी कर रहा है, जो लोग वहाँ का भी नहीं है, बाहर से भी आके जो एंटी कर रहा है, कम से कम PFR तो होने दीजिए।
PFR होने का बाद आप लोग एंट्री कीजिए, हम लोग भी उसको आपका पॉइंट्स को भी वेलकम करेंगे, आपका जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है आके पूछिए। अभी गाँव वालों को आप भड़काने से वो काम नहीं होगा ना, आपको सवाल करना है, सरकार को आके सवाल कीजिए, हमको आके सवाल कीजिए, डिपार्टमेंट का इंजीनियर जो एक्सपर्ट है वहाँ आके सवाल कीजिए ना। अभी बेचारा अपना गांव वाला इनोसेंट है, वो लोग इस टेक्निकल नो हाउ नहीं है, वहाँ जाके भड़का के कोई फायदा नहीं है। जानने वालों को आगे आप भड़काओ ना, आगे गवर्नमेंट का जो लोग रिस्पॉन्सिबल वाला लोग है, गवर्नमेंट चलाने वाला लोग है, टेक्निकल लोग है, तो ये पब्लिक हियरिंग में ये भी कंडक्ट किया जाएगा और मैं उन लोगों को भी वेलकम करता हूँ। आप लोग आइए, विद बंच ऑफ क्वेश्चंस लेके आइए आप लोग। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत सही बात है, क्योंकि हालांकि हमेशा इसको आप लोगों ने देखा होगा, जो सरकार के नुमाइंदे, हम लोग जब विधायक की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे हुआ है जो एंटी जो डैम है उनको लेकर जो आवाज़ उठा रहे, तो उनको बोलता है कि बाहर से आने वाले लोग हैं। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाला समय में अगर PFR अगर हो जाता है, और सबसे समझने वाला बात यह है कि अगर सियांग जो अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार का ये मानना है कि PFR को पहले होने दीजिए, वो होने के बाद आगे का सब कुछ रणनीति जो तय की जाएगी। हालांकि उस समय PFR होने के बाद भी अगर पब्लिक के तरफ से अपोज करता है तो सरकार उसको भी मानने को तैयार है। हालांकि सरकार ये चाहती है कि केवल उस डैम को लेकर के पहले सियांग बेल्ट में PFR को होने देना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी हाल ही में जो बोलिंग में जो बैठक हुआ था, उसमें भी आपका जो है मंत्री जो ओजिंग तसिंग सर, उसके बाद जो है ओनी फान्यांग, और उसके बाद जो SIFF के जो मेंबर थे, तो उनके साथ में बैठक हुआ था। वो बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकाला था, कि हालांकि उसको पूरा अरुणाचल के लोगों ने सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में देखा, जहाँ पे जो है मतलब कुछ तूतू में हो गया था, जिसमें मंत्री साहब को भी भागना पड़ा, MLA साहब को भी भागना पड़ा। उसमें आपको अभी तक एग्जैक्ट रिपोर्ट क्या है, जहाँ पे कुछ जो प्रोटेस्टर थे, मतलब जो गाँव के लोग थे, उनको भी चोटें आई थी, तो वहाँ का अभी तक एग्जैक्ट रिपोर्ट क्या है सर? इनफैक्ट ये जो मीटिंग जो प्रपोज किया था वहाँ बोलेंग में, जो रिसेंटली आपने जो जिक्र किया है, तो बेसिकली ये PFR को ही लेके वो लोग ने मीटिंग प्रपोज किया था कि एक लोकल, क्योंकि बोलेंग सियांग एरिया का ही है, तो वहीं का ही इफेक्टेड लोगों के ही मतलब ज़मीन में, तो वहाँ में बेसिकली जो SIFF का मेंबर्स लोगों को लेके जो बातचीत करने का कि PFR को पहले होने देना है, इसका डायनामिक्स के बारे में चर्चा करने के लिए। तो लेकिन इसमें अभी पब्लिक जिस प्रकार से जो रिवोल्ट जो वहाँ पे किया है, पूरा वहाँ पे जहाँ मीटिंग चल रहा है वो वेन्यू तक पहुँच गया है, तो लाइक वहाँ पे एक थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो गया। तो इसमें हमेशा मेरा अनुरोध रहेगा कि देखिए, ये प्रोजेक्ट के बारे में ही नहीं बल्कि दूसरा जो भी हो, कुछ भी होता है, हम लोग धरना करना चाहिए। डेमोक्रेसी में होता है धरना, और गवर्नमेंट ही उसको जगह भी आइडेंटिफाई करके देता है कि आपको सरकार का अगेंस्ट में भी धरना करना है, करो, सरकारी कर्मचारी या किसी MLA मिनिस्टर का अगेंस्ट में भी धरना करना है, कर सकता है हम लोग, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म होता है, प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, क्योंकि हम लोग एक सिटीजन है सबसे पहले, और सिटीजन का भी अपना एक ड्यूटी होता है। कुछ चीज़ में लगता है कि नहीं, सरकार का ये इनिशिएटिव ठीक नहीं है, तो धरना करना सबको हक है, उसका विरोध जाहिर करना ये हक होता है। मगर विरोध जाहिर करना बोल के आप अटैक करेंगे, कानून आपके हाथ में लेंगे, तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है? इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट को हम लोग वेलकम करते हैं, ऑब्जेक्शंस को भी हम लोग वेलकम करते हैं, लेकिन उसका भी अपना एक तरीका होता है। तो मैं अनुरोध करेंगे सभी से कि प्रोटेस्ट वगैरह है, हम लोग उसको ऑनर करते हैं, लेकिन उसका भी अपना एक कंडक्ट अच्छा से होना चाहिए। आपका सरकार को ये भी आरोप लगाया गया था कि उसमें जो है पब्लिक को दबाने के लिए जो है सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया है, और आज के दिन में भी तैनात है, ऐसे खबर मिल रहा है। इसको लेके आप क्या बोलना चाहते हैं सर? जो पुलिस फोर्स और सेंट्रल पुलिस जो भी वहाँ पे तैनात है, ये पब्लिक को दबाने के लिए नहीं है। ये मैं लास्ट टाइम भी मैंने किसी मीडिया के ज़रिए से भी मैंने बोला था कि ये जो PFR होता है, तो मशीन्स जो ड्रिलिंग मशीन्स होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, और वहाँ में जो इंजीनियर्स है, वो जो वर्कफोर्स है, वो पूरा स्किल्ड है, बाहर के लोग आके करते हैं, तो उन लोगों का सिक्योरिटी और उन लोगों का सेफ्टी के लिए ही ये तैनात किया जाता है। वो नियम है, वो पब्लिक को मारना, पीटना, धमकाना, ये गवर्नमेंट का इरादा बिल्कुल नहीं है। आज भी मैं उसको क्लेरिफाई करता हूँ। तो ये डैम का ये सवाल में हम लोग आखिरी परत पे जाते हैं। आखिरी में यही सवाल है कि डैम को लेकर के, कि आपका ये मानना है कि अगर पब्लिक और जो प्रोटेस्टर जो भी एंटी डैम है, ये लोग अगर पहले PFR को अगर करने देता है, तो आने वाला समय में जो भी उसमें कंडीशंस आएगा उसको सरकार जो है देखने के लिए तैयार है। पहले सिर्फ PFR को होने देना है,
यदि उस समय पब्लिक हियरिंग में अगर पब्लिक जो है सरकार को अपोज करता है डैम बनने से, तो उसको भी आप सोचने के लिए तैयार है? सोचने के लिए नहीं, हम पूरा एक्सेप्ट करेंगे जी, पब्लिक जहां साथ देंगे। बिल्कुल, पब्लिक उसमें ना बोलेंगे तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा जी, और हाँ बोलेंगे आगे हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल। वो तो, और हमें उम्मीद है, और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट जी। कि एक बार ये PFR होने के बाद, क्लैरिटी होने के बाद, हमें पूरा विश्वास है पब्लिक इसको वेलकम करेंगे। जी, तो जब सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात की जाती है तो हम लोग उसके सवाल को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात निकल के आया क्योंकि हमने खुद सियांग बेल्ट में गेकू, जहाँ पे बोलिंग और बेगिंग है, जहाँ पर मेन प्रोटेस्ट हुआ था, उस जगह पर भी मैं पहुँचा था। हालांकि सरकार का ये मानना था कि किसी भी हाल से जो है PFR को पहले होने देना है, और बस्ती वाले ये कह रहे थे कि अगर डैम नहीं चाहिए तो PFR क्यों। अभी आपने समझ लिया होगा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू का ये कहना है कि अगर PFR पहले होता है तो उसके बाद इस डैम को लेकर के आगे किस प्रकार काम होगा तभी तय की जाएगी। मतलब कंपनसेशन कितना देना होगा, ज़मीन कितना उसमें सबमर्ज होगा, कितना एरिया को अफेक्टेड होगा, तभी पता चलेगा। और यदि PFR होने के बाद भी अगर पब्लिक हियरिंग में पब्लिक अपोज करता है तो सरकार जो है इस प्रोजेक्ट को जो है वापस ले सकता है, और पब्लिक सपोर्ट करता है तो आगे ले सकता है। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो है नेशनल प्रोजेक्ट है और ये नेशनल सिक्योरिटी पर जो है डिपेंडेंट है, और हम सभी को जब राज्य की जब बात करते हैं, फिर देश की बात करते हैं, तो देश के सुरक्षा को हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा। तो इसको हम लोग ये पे समाप्त करके इनका आगे एक दो सवाल सर से हम लोग पूछते हैं कि सर, हमने पहले भी जिक्र किया है कि आपका सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर आप आधारित है। तो अभी जब ऐसे देखा जाता है तो मेरा पहला सवाल यही है कि जो अभी आप लोगों ने सरकार की तरफ से बहुत सारे चेयरमैन जो है घोषणा किया गया है, उसको अपॉइंटमेंट किया गया है, तो कई बार ऐसे होता है ना सर, सरकार में जैसे कि एक मंत्री होने के बाद फिर कमिश्नर होता है, सेक्रेटरी होता है, फिर इस बीच में फिर चेयरमैन भी लगा दिया जाता है। मतलब एक फाइल जहाँ पर 2 जगह में जाना था वो 3 जगह में जाता है, तो काम कभी कभी सरकार की तरफ से डिले भी होता है। और चेयरमैन, इतना ज़्यादा चेयरमैन नियुक्त करने की आवश्यकता क्या है, उसमें सरकार का कोई प्रोविज़न है क्या, इसको थोड़ा सा बताएंगे सर? हाँ, रिसेंटली कई सारा लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे आपने कहा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स में भी। तो इसमें देखिए, सरकारी का जो सिस्टम में है, इसमें डिपार्टमेंट तो है ही है, डिपार्टमेंट के अलावा बहुत सारा इंडिपेंडेंट बोर्ड भी होता है, कॉर्पोरेशंस भी होता है। तो उन लोगों का काम करने का तरीका उन लोगों का अलग होता है। उसमें उन लोगों का जो बिजनेस एलोकेशंस, उन लोगों को क्या क्या काम करना है, वो पूरा एज पर रूल पूरा डिफाइन किया गया है। तो इसमें अभी ऑलरेडी सरकार ने ये अभी हमारा टाइम में नया इशू किया, नया वो हमने ये रूल बनाया, इस प्रकार का बिल्कुल नहीं है। वो सदियों से ही पहले से ही चल के आ रहा है। तो ये तो सरकार चलाने का और लोगों को एक अवसर देने का, कि अपना एक सेवा करने का, ये अच्छा एक अवसर है। ये सोशल मीडिया में या फिर बहुत सारा ऐसे ट्रोल भी होता है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उस समय जब इलेक्शन 2024 के दौरान इलेक्शन हुआ था, उसमें जो खुद को MLA कैंडिडेट के तौर पर उतर रहा था, उसके बाद में चुप हो जाता है, तो उसको जो है मिलाने के लिए अभी चेयरमैन दिया जा रहा है। ऐसे भी लोग जो है सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं, इसको आप क्या देखते हैं सर? नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी में ये सब तो होता ही है। डेमोक्रेसी में इसमें तो देखो, छुपाने का कुछ नहीं है उसमें। हाँ, ऑब्वियसली, चूंकि हर एक कॉम्प्रोमाइज में यूज करने के साथ, कॉम्प्रोमाइज बोले या उसको हम लोग क्या बोलेगा कि आपस में, देखिए पॉलिटिक्स में होता है ना कि आपस में अपना एक मिलाओ, वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होता है। तो इसमें देखिए, अभी जब से बीजेपी सरकार आने के बाद अभी सभी लोग है तो सारा बीजेपी में ही ज्वाइन किया गया है। लेकिन अभी टिकट में देखा जाए तो टिकट तो केवल एक ही होता है, एक ही को ही देना पड़ता है। तो लेकिन एज एन लीडर केवल सिर्फ MLA ही लीडर नहीं होता है। हमारा ट्राइबल समाज में बहुत अच्छा लोग भी अच्छा लीडर होता है वो। तो उन लोगों को एक अवसर देने का ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें वो लोग भी अभी ऑफिस संभालेंगे तो लोगों का बेनिफिट होंगे इससे। सर, आपने इलेक्शन के दौरान बहुत बार इलेक्शन के चुनाव रैली में एक बात को बार बार जिक्र किया, जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट था उसको सपोर्ट करते हुए जो अपोजिशन था उसको आपने ये कहा था कि MLA को कितना एक साल में 3 करोड़ का ही पैसा मिलेगा। और अभी तो अच्छा बात है कि आपने 3 करोड़ से 4 करोड़ तो बढ़ा ही दिया। लेकिन जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जब इस मंत्र को आगे ले जाता है, तो क्या अभी केवल आप बीजेपी MLA कैंडिडेट जो जहाँ पे जो कंस्टिट्यूंसी है उसको आप विकास का काम के लिए ज़्यादा पैसा दे रहा है, या फिर NPP या फिर PPA का, या फिर जो भी मतलब बीजेपी से नहीं होता है, उनको आप बराबर जो है आपका विकास का जो है
पैसा जो पैकेज हम लोग बोलते हैं इसको आप लोग सही से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है क्या, ये मेरा सवाल है सर। देखिए टेक्निकली देखा जाने से जितने भी जो डेवलपमेंटल काम हो गया, स्कीम को कंसीव करना, स्कीम को सैंक्शन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है। एस एन एमएलए उस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में, कि असेंबली में क्वेश्चन करने का है और डिबेट डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने का है। एमएलए को अभी एमएलए का पावर में जो स्कीम्स वगैरह जो इंडिपेंडेंट जो एमएलए अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को किस प्रकार से जो डेवलप करेगा, उसके लिए एमएलए लेड्स फंड। मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले आई थिंक केवल सिर्फ 1 करोड़ ही था शायद। अभी जितने भी जो आज 4 करोड़ लेके आया, हमने ही स्टेजेस में बढ़ा के लेके आया अभी तक 4 करोड़ जो बना। तो ये पूरा एमएलए का अपना डोमेन में होता है, उस चीज़ को एमएलए अपना तरीका से प्लानिंग कर सकता है। इसके अलावा जो भी काम होता है सारा सरकार का, सरकार मीन्स मिनिस्टर, डिप्टी सीएम एंड चीफ मिनिस्टर, इसको सरकार है, ये सरकार है। तो उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी डेवलपमेंट जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, मेडिकल हो, स्कूल हो, तो उसको लेके मीडिएट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एमएलए भी कर सकता है। और पब्लिक भी, जैसे सीएम कहीं जाता है तो पब्लिक मेमोरेंडम हमको दिया जाता है पब्लिक की तरफ से, तो उसको लेके फिर सरकार को एग्जीक्यूट करना वो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सर आपको क्या लगता है, कहीं तो ऐसे नहीं जहाँ पे केवल आप बीजेपी जो एमएलए है उनको आप ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो बाकी जो है पीपीए का हो गया, एनपीपी का हो गया, एनसीपी का हो गया, ऐसे एमएलए को आप कम पैसा दे रहा है? आपको लगता है कि ऐसे हो रहा है? कहीं लोगों का शिकायत भी आता है कभी कभी सर। अभी इसमें देखिए 100% इक्वलिटी तो वो नहीं हो, वो तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। वो तो शायद इस प्रकार से हुआ भी होगा, लेकिन देखिए हमारा बीजेपी सरकार का यही मैंडेट है, और ख़ास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नॉर्थ ईस्ट एज ए होल आज़ादी के बाद में बहुत नेग्लेक्टेड हो गया। अभी आप देखिए लास्ट 1 डेकेड में, पिछले 10-11 साल में नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान जो बनाया देश भर में, दुनिया भर में, माननीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव से। प्रधानमंत्री जी खुद नॉर्थ ईस्ट में बहुत बार, मोर देन 60 टाइम्स वो यहाँ पे ट्रेवल कर चुका है। अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब से पहले तो कई सारा लोग भी था प्रधानमंत्री। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेके पीएम से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जितने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह का टाइम में जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में विजिट किया, उन सब का टोटल कीजिए, और अकेला नरेंद्र मोदी साहब का टोटल कीजिए। नरेंद्र मोदी साहब वे अहेड नॉर्थ ईस्ट में विजिट किया, और यूनियन मिनिस्टर्स का भी विजिट होना। हर एक 15 दिन में आप लोग देख सकते हैं कि कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर्स आते रहता है, फिर जाता है, मीटिंग करता है, जाता है। एक समय तो ऐसे था कि 7 यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट एक साथ अरुणाचल में ही हुआ। कोई लोग वेस्टर्न में है, कोई सेंट्रल में है, कोई ईस्टर्न में है। उससे क्या होता है कि डेवलपमेंट में हम लोगों का बहुत बड़ा असर होता है। और पीएम साहब का ये हमेशा कहना है, खास करके हमारा पार्टी को एडवाइस भी देते हैं, सीएम्स लोगों को भी एडवाइस देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का परिस्थिति अलग है, कि वहाँ में हम लोग को पॉलिटिक्स के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। डिप्रिवेशन हुआ है, उस चीज़ को हम लोगों को कंपनसेट करना है भारत सरकार की ओर से। पॉलिटिकली देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 ही एमपी है लोकसभा में, और वहाँ में 540+ एमपीस है वहाँ लोकसभा में। उसमें 2 का अगर आंकड़ा में देखा जाए तो उसका कुछ वजूद ही नहीं है, वेट ही नहीं है उसका। मगर इसके वो छोड़ के इतना सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आज देख रहा है, यहाँ पे रोड्स बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो पीएम साहब का कहना वही है कि सबको लेके आगे बढ़ना है। इसलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो नेडा एक पॉलिटिकल एक अलायंस सबका साथ में, बीजेपी का साथ में, और बाकी जितने भी जो रीजनल पार्टीज है उनको साथ में मिलने के लिए जो अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसाम ही हमारा नेडा का चेयरपर्सन है। तो जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, पार्टीज है, अरुणाचल में भी है, जैसे अपना पीपीए है अरुणाचल का, तो सभी लोग अपना नेडा का अलायंस है और एनडीए का अलायंस है। तो अलायंस होने के बाद फिर गवर्नमेंट का, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है और बीजेपी का ही अलायंस है, चाहे आप अरुणाचल में अभी पीपीए है, पीपीए अपना अलायंस है, एनपीपी है, एनपीपी अपना अलायंस है, एनसीपी है, वो भी अपना अलायंस है, और बाकी कुछ एमएलएस इंडिपेंडेंट भी है, वो भी अपना अलायंस है। तो कुल मिला के सभी अपना अलायंस ही है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट मैं नहीं करता हूँ। अभी आज के तारीख में भी आफ्टर इलेक्शंस अभी 1 ही साल हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर देखने से ऐसे बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूंसी भी होगा जो बीजेपी
एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ज़्यादा काम नॉन बीजेपी एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आया होगा, क्योंकि डेवलपमेंट में हम लोग नीड बेस करके हम लोग उसको स्कीम्स को बनाते हैं, नॉट कि पार्टी बेस करके। तो ये एक क्लैरिफिकेशन है। जी, इसका मतलब ये है कि नेता के साथ जो जितने भी हैं तो उसके साथ जो है आप जो है मिल के चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिल के चल रहा है। और अभी रिसेंटली आपको भी पता है वहाँ दिल्ली में हम लोगों का एनडीए का भी कॉन्क्लेव हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो एनडीए प्रोग्राम में भी हम लोगों का जो है कॉमन प्रोग्राम्स के बारे में एनडीए का पार्टनर्स के साथ में डिस्कस करके उसको स्टेट में लेके जाना होता है। अभी हमको टाइम नहीं मिला, अभी मैं तवांग से ईटानगर जाने का बाद में अपना जितने भी एनडीए का नेता का जो अलायंस पॉलिटिकल पार्टी से उनको भी बुला के हम लोग जो अपना कॉमन प्रोग्राम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे उसमें। जी बिल्कुल। अभी पेमा खांडू का पीपीए से कितना लगाव है? अभी हाल ही में 4 एनपीपी के कैंडिडेट जो एमएलए के विधायक थे जो है पीपीए में शामिल हुआ। जब हम लोग 2016 बैक जाता है तो 17 जुलाई को आप पहली बार जब आपने पार्टी बदल की थी उस समय आप पीपीए में पहली बार गए थे। उसके बाद आप बीजेपी का रुख किया, उसके बाद सरकार आपने बनाई थी। हालांकि ये 17 जुलाई से आपका 9 साल पूरा हो जाएगा सरकार चलाते हुए। तो अभी जो है 4 एनपीपी जो पीपीए में शामिल हुए हैं, पीपीए को आप क्या देखते हैं सर? अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है तो उसको लेके मैंने जो 4 एनपीपी का एमएलए पीपीए में ज्वाइन हुआ है तो हमको भी ये खबर मिला, क्योंकि उन लोग ने नोटिस असेंबली में दिया बोल के हमको खबर मिला था। मैंने उन चारों एमएलएस को अपना ऑफिस में भी बुलाया, क्योंकि एज चीफ मिनिस्टर क्योंकि सभी जो अपना अलायंस है वो लोग का बीच में भी अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, वो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो एज एन गार्जियन का तौर पे मैंने चारों एमएलए का साथ में भी इंटरेक्शन हुआ। और एनपीपी का जो अपना नेशनल प्रेसिडेंट सीएम मेघालय, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेघालय कॉनरेड संगमा जी है, उनसे भी हमने फ़ोन में बात किया। तो उनका भी बड़ा पॉजिटिव था कि उन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट किया कि इसको थोड़ा पता करके देखना कि आपस में उन लोगों का ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है ना, क्या है ना, बातचीत करके उसको सोल्व कर पाएगा। तो मैंने भी कहा है, मैं उनको आज ऑलरेडी बुलाया हुआ है, हम भी बात करेंगे। तो बात करके मैंने पूछा था, तो रीज़न उतना वैलिड रीज़न, उतना शिफ्ट होने लायक रीज़न उतना तो नहीं लगा हमें। तो मैंने भी बताया कि आप लोग चाहे पीपीए में जाओ या एनपीपी में बैठो या कहीं भी हो, अपना नेडा मतलब एनडीए का अलायंस ही है, कहीं भी बोलो एक ही ट्रीटमेंट मिलेगा आप लोगों को। मतलब तो इसमें मैंने कहा था कि आप लोग इस प्रकार से शिफ्ट करके वो सब थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग भी इस प्रकार से पहले कई बार कर चुका है, तो ये अच्छा एक मैसेजिंग नहीं होता है। तो भी वो लोग ने कहा था कि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया है, स्पीकर साहब को नोटिस दे के 1 महीना ज़्यादा हो गया है और आज शायद नोटिफिकेशन भी निकल जाएंगे बोल के बताया। तो जैसे मीटिंग ख़त्म होते होते नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी स्पीकर से निकल चुका था। तो एनीवे ये सब डेमोक्रेटिक उन लोगों का हक भी है। एनीवे एमएलएस लोगों का अपना नियम का कारण से वो लोग शिफ्ट भी कर सकता है। लेकिन जो भी हो, किसी भी पार्टी में जाओ या उसमें मेरा रिस्पॉन्सिबल है, जब तक एनडीए में है उन लोगों को ट्रीटमेंट जो है, जो भी फैसिलिटी अपना गवर्नमेंट को से सपोर्ट जो भी करना है वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सर, हम लोग आखिरी परब पे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अभी हाल ही में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, अब और आने वाला समय में भी होने वाला है। कमले डिस्ट्रिक्ट में और अपर सिमंसरी साइड में मैं खुद गया था, उसमें बहुत सारे ऐसे जो बागान जो बोलो जो इलायची का हो, जो भी मतलब कीवी का हो, जो लोग बगीचा बनाते हैं, मतलब आत्मनिर्भर भारत में जो लोग सपोर्ट करके कुछ काम कर रहे हैं, उनका बहुत सारा डैमेजेस हुआ है। ये केवल उसका नहीं है और बहुत सारे जगह में हुआ। उनका ये शिकायत है कि अभी तक सरकार की तरफ से क्रॉप्स का जो मतलब असेसमेंट होता है, जो सरकार की तरफ से मदद दी जाती है, उनके तरफ से कुछ अभी तक रिस्पॉन्सिबल मतलब कोई करने के लिए या फिर नापतोल करने के लिए नहीं पहुँचा। तो इसको आप अपना मंत्री को कैसे डायरेक्शन देता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कैसे आप बात करता है, अगर यदि आपको खबर हो तो सर? नहीं, इस बार थोड़ा सा मानसून भी थोड़ा अर्ली आया अपना स्टेट में। मार्च से ही हम लोग बारिश को विटनेस करके आ रहा है। अभी मानसून ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जुलाई, अगस्त, अक्टूबर मिड तक बारिश होगा, तो उसमें भी डिस्कशंस भी काफ़ी होगा। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उनको पहले से ही हमने बोल के रखा हुआ है कि वेरियस मीटिंग कंडक्ट करके और डिस्ट्रिक्ट्स जो टीम है उन सभी को अलर्ट करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली सेक्रेटरी ने और चीफ सेक्रेटरी ने अपना लेवल में मीटिंग करके डिस्ट्रिक्ट लोगों को पूरा अलर्ट किया हुआ है। इसमें ऐसा होता है कि नेचुरल कैलामिटीज से कुछ भी डैमेज होता है तो इमीडिएटली डीसी और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जो होता है डीडीएमओ, वो लोग अपना टीम को जाके उसका इंस्पेक्शंस, इमीडिएट रिलीफ अगर देना है तो इमीडिएट रिलीफ भी वो लोग दे सकते हैं। इसके बाद फिर असेसमेंट भी करता है, किसी का घर चला गया, खेती बर्बाद हो गया, रास्ता डैमेज हो गया,
जो भी प्रॉपर्टी हो गया वो असेसमेंट करके उसको फिर डीसी डिपार्टमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डायरेक्टरेट में फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड करने के बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टरेट में नॉर्म्स के मुताबिक, जैसे हम लोगों का SDRF नॉर्म्स है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट SDRF रिलीफ जो नॉर्म्स होता है, उसके बाद उस नॉर्म्स के मुताबिक कितना कितना हम लोग रिलीफ ग्रांट कर पाएंगे, उसके मुताबिक फाइल आके वो अप्रूवल हो जाता है। चीफ सेक्रेटरी लेवल में एक कमेटी होता है, वो चीफ सेक्रेटरी लेवल में उसको अप्रूव करके डिस्पर्स किया जाता है। अभी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स का तो जैसे डैमेज हो जाता है कुछ ही दिनों बाद, जहाँ में ऑफिसर्स एफिशिएंट है, खास करके DDMOs जहाँ में एफिशिएंट स्मार्ट ऑफिसर्स है, वो लोग तुरंत अपना टीम लेके वो लोग रिपोर्ट बना के DC का थ्रू से डिपार्टमेंट में आ जाता है। अभी जहाँ जहाँ नहीं रिपोर्ट आया है तो आपका मीडिया के माध्यम से मैं सभी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है, DCs है, DDMOs है, उनको मैं निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द रिपोर्ट बना के उसको डिपार्टमेंट में सबमिट कीजिए, और एज़ पर नॉर्म्स जो भी इसमें ग्रांट्स लोगों को मिलेंगे उसको हम लोग जल्द से जल्द हम लोग दे पाएंगे। जी, आखिरी सवाल सर, अभी स्टाइपेंड को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो हैं शोर मचा रहे हैं, और हमें खबर मिला है कि सर ने कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ रिलीज़ भी किया है, या अभी कुछ वो लोग फोन भी करे, सर आपको जानकारी भी होगी, तो इसको लेकर आपने एजुकेशन मिनिस्टर को बात भी किया होगा, तो स्टाइपेंड को लेकर के अभी तक इतना डिले क्यों है, इसके बारे में? इसमें मैंने, और हर साल ऐसे ही हो रहा है, तो मैंने रिसेंटली जो सोशल मीडिया के थ्रू से हमें पता चला है कि स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, तो मैंने इमीडिएटली मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर और साथ साथ कमिश्नर एजुकेशन दोनों से मैंने बात किया है। तो प्रॉब्लम जो है अपना स्टेट में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भारत सरकार में शायद ट्रैवल मिनिस्ट्री का ये एक है स्टाइपेंड का, तो वहाँ में कुछ टेक्नोलॉजी शायद रिलेटेड कुछ वो लोग पोर्टल कुछ शिफ्ट वगैरह करने का कुछ जो भी हो, लेकिन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, तो उसको लेके शायद एग्जाम्पशन यहाँ से मांगा हुआ है, तो उसको एग्जाम्पशन देने में शायद टाइम लग गया। इसमें केवल अरुणाचल बोल के नहीं, बहुत सारा स्टेट्स इसमें एक साथ शामिल है, तो केवल अरुणाचल का ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे राज्यों का एक साथ प्रॉब्लम है ये। तो उसको लेके अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ट्रैवल मिनिस्ट्री में कुछ निर्णय हुआ, तब जाके अभी स्टूडेंट्स लोगों को स्टाइपेंड अभी देना शुरू हुआ है। सर इसका परमानेंट एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है? इसका परमानेंट सोल्यूशन हम लोग करेंगे। अभी मंत्री जी इसको इस मैटर को लेके वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसको टेकअप करेंगे। अगर हमारा इंटरवेंशन लगेगा तो मैं अपना वहाँ यूनियन मिनिस्टर को भी मैं मिलूँगा, और हो पाने से PM लेवल में भी जाके इसको क्या सोल्यूशन कर पाएंगे ज़रूर हम लोग करेंगे। जी, तो ये है मुख्यमंत्री पेमा खांडू, इनसे हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। आपने देखा होगा कि अभी आपको तय करना है, खासकर जब हम सियांग अपर मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं, उसको हमने मुख्य बिंदु पे रखा है कि इसको पब्लिक जाने। हालांकि सर ने खुद भी कहा है कि आने वाला समय में, अभी तो उप मुख्यमंत्री के साथ तो बैठक हो चुका है, और आने वाला समय में मुख्यमंत्री खुद इनको चेयर करेंगे, और उसमें जो पब्लिक के साथ जो है बैठ करके जो बातचीत की जाएगी, और बातचीत करके ही हर कोई जितना बड़ा बड़ा वर्ड भी होता है ना, ये बातचीत करके ही सुलझाया जाता है। तो इसको लेकर के मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी जो अभी सियांग बेल्ट के खासकर जब हमारा आदिबाई है, अगर आपने देखा होगा तो किस प्रकार से मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर के बात रख रहा है, इसको आपने देखा होगा। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो नेशनल प्रोजेक्ट होता है, नेशनल सिक्योरिटी पर जो बात की जाती है, इसको पब्लिक को भी देखना चाहिए। हालांकि आपका सवाल उठाना जायज़ है, और इसी सवाल को अगर आप, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है ना, उनको अगर सवाल करता है, तो उनके जो एक्सपर्ट है उनको अगर सवाल करता है, तो इस बात को चर्चा की जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हमने उनसे स्टाइपेंड को लेकर के भी हमने सवाल किया है। जो अभी मानसून में जो इफेक्टेड हुआ था उसको भी सवाल किया है, आप लोगों ने देखा होगा। सर आपने बहुत हमें समय एक दिया, और मैं खुद यहाँ पर पहुँचा था, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, आपको खास करके धन्यवाद, क्योंकि इस बार का जो योगा डे में मैंने देखा आप भी पूरा इतना दूर जो हमारा तिब्बत बॉर्डर है, मागो सेक्टर, वहाँ में भी आपने आके कवर किया है। तो आपका चैनल का माध्यम से मैं उम्मीद करूँगा कि मागो बहुत ही सुंदर एरिया है। लोग सिर्फ तवांग बोल के तवांग को ही देखते हैं, मगर तवांग से भी सुंदर हमारा जो मागो सेक्टर है बहुत ही सुंदर है। अभी वहाँ रोड भी बन गया है, तो वहाँ में अभी नेक्स्ट टूरिज्म में वहाँ उसको प्रमोट करना चाहता हूँ। तो आपने खुद आके देखा भी है, तो उम्मीद करेंगे कि आपका जो बहुत पॉपुलर चैनल है अरुण भूमि, इस चैनल का माध्यम से लोग मागो भी विजिट करेंगे। तो आपको स्पेशल थैंक्स। थैंक यू।